Hello and welcome to Hindu Analysis Made Easy by Mount IAS. I am Dr. Hina Singla. Today we are going to cover the articles published in the Hindu edition of 3rd May 2022. Apart from these articles, we'll also be talking about IMD under the curiosity segment of this video. So before proceeding further, please like and share this video and also subscribe to my channel in order to get the latest video updates. सो बात करते हैं पहले आर्टिकल की। सो पहले आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड. सो इट हैज़ actually upheld the right against forcible vaccination as part of this Article 21. So Supreme Court said that it is something that comes under this personal autonomy which is protected by the Article 21. So the person has this right to refuse to undergo medical treatment. Person है जो वो मना कर सकता है कि मुझे ये medical treatment नहीं लेना है, right? As long as the infection is low. जब तक कोई स्टडी नहीं आती है या इन्फेक्शन रेट अभी अगर लो चल रहा है तो उस चीज़ में ये राइट इस राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, राइट? ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. और आर्टिकल 21 को कब हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट इफ़ इट फॉलोज द 3 रिक्वायरमेंट्स लेड बाय द पुट्टुस्वामी जजमेंट ऑफ 2017. इसके बारे में जो 3 रिक्वायरमेंट्स क्या है हम बाद में बात करेंगे. पहले देख लेते हैं कि ये जजमेंट क्यों आया, किस रिस्पेक्ट में आया. एक्चुअली जो डॉक्टर जेकोब पुलियल थे उन्होंने एक PIL फाइल किया था. तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है दैट इज़ मेकिंग वैक्सीनेशन अ मैंडेट, उन्होंने ये आर्गू किया कि वैक्सीनेशन को मैंडेट कंडीशन बना रही है टू अवेल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये वायलेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को. तो कोर्ट ने इसके रिस्पेक्ट में ही ये डिसीजन दिया है, द राइट अगेंस्ट फोर्सिबल वैक्सीनेशन, एंड कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म सेट किया जाए जहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स है, कोई हेडेक, नौशिया या हार्ट डिजीज़ ड्यू टू दिस कोविड-19, तो उन सारे एडवर्स इवेंट्स को जो रिपोर्ट किया जा सके, प्रोवाइडेड दैट द प्रिवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. मतलब जो डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, दैट शुडेंट बी डिस्क्लोज्ड. ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाए. तो ये तो थी बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की. अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में. जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं. सो आर्टिकल 21 एक्चुअली में है क्या? इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को ही अवेलेबल है. एनी पर्सन हु इज़ रिजाइडिंग इन इंडिया, हु इज़ इन इंडिया, सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, जैसा कि लॉ प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोविज़न है तो ये जो राइट है इसको नल डिक्लेयर किया जा सकता है. बट एक्सेप्ट दैट किसी पर्सन को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. तो अभी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस कंटेक्स्ट में यहाँ यूज़ किया है, इसको समझने के लिए ये 2 लैंडमार्क जजमेंट्स, AK गोपालन केस और मेनका केस को समझना बहुत ज़रूरी है. AK गोपालन केस जो 1950 का था, उसने एक्चुअली क्लियरली डिफाइन किया कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज़ किया गया है आर्टिकल 21 में, दैट एम्बॉडीज द ब्रिटिश कंसेप्ट रादर देन अमेरिकन कंसेप्ट, दैट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. यानी कि ये लिमिटेड है एक पर्सन या इंडिविजुअल में. बट जो मेनका गांधी केस था 1978 का, उसमें इस जजमेंट को, इसमें AK गोपालन केस की जजमेंट को ओवररूल करके ये बोला गया कि ये अमेरिकन एक्सप्रेशन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसको समझने के लिए हम
इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली में है क्या, इनमें क्या डिफरेंस है। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है दैट इज़ अ ब्रिटिश कंसेप्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिकन यूएस से लिया गया कंसेप्ट है। और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है दैट इज़ लिमिटेड, दैट अलाउज फॉर लिमिटेड स्कोप, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है दैट अलाउज फॉर वाइडर स्कोप। जैसे कि हम इससे देख सकते हैं कि ये एक लिमिटेड है, कन्फाइंड है टू द पर्सन और इंडिविजुअल, तो वो पर्सन तक ही इंडिविजुअल है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी सर्वाइवल तक ही वो मियरली कन्फाइंड है और वो कोई वाइडर स्कोप तक नहीं जाता। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इसके बियॉन्ड भी जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उनको भी कंसिडरेशन में लेता है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इट इज़ ऑल अबाउट द करेक्ट प्रोसीजर, यानी कि जो लॉ में जैसा लिखा है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो किया ये कोर्ट देखेगा, उस बेसिस पे ट्रायल करेगा। बट इसमें ट्रायल जब कोर्ट करेगा तो इट कैन इन्वेस्टिगेट कि जो अगर वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ भी है तो क्या जो प्रोसीजर है और प्रोसीजर है वो फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है, और उसके अकॉर्डिंग वो इंश्योर करता है कि वो फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। नॉट जस्ट दैट कि करेक्ट प्रोसीजर कुछ भी है तो अगर वो फेयर नहीं है, अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, तो वो सब उस सब चीज़ को जो इन्वेस्टिगेट करने की, उस बेस पे जजमेंट देने की जो जुडिशरी को पावर्स हैं इसमें। और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। तो मेनका गांधी केस के बाद क्या हो गया कि इससे हमें क्या इसकी की टेक अवेज थे कि जो आर्टिकल 21 है दैट इज़ नॉट मियरली कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, इट कवर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ राइट, जैसे कि राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू शेल्टर, राइट टू एमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल एड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रिवेसी। तो ये सारे जो राइट्स हैं वो इसके अंडर ही आते हैं। बेसिकली इट इंक्लूड्स, जो आर्टिकल 21 है दैट इंक्लूड्स ऑल दोज कंसेप्ट्स दैट आर क्रूशियल और इसेंशियल फॉर मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग लाइफ, राइट। अब हम देख लेते हैं, ये तो बात हो गई आर्टिकल 21 के बारे में। अब के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट को देख लेते हैं। तो ये मेजर जजमेंट था जिसने अपहेल्ड किया था राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो बेसिकली इट रिकॉग्नाइज्ड दिस राइट टू प्रिवेसी as inherent and integral part of part 3 of the constitution that enshrines the fundamental rights to the citizens. एंड जो आर्टिकल इस जजमेंट में एक और चीज़ कही गई कि आर्टिकल 21 को सिर्फ इस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर वो इन तीन रिक्वायरमेंट्स के इन सभी तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। क्या क्या वो रिक्वायरमेंट है? लेजिस्लेटिव मैंडेट हो, यानी कि वो क्लियर स्टैट्यूटरी लॉ हो, लेजिस्लेटिव स्टेट पर्पस हो, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं, LLP करके भी याद कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव मैंडेट, लेजिस्लेटिव एम या लेजिस्लेटिव पर्पस, एंड इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल ऑन द पेज 8, एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल है GST सिग्नल्स, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है GS3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो ये एक्चुअली बात कर रहा है कि जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा GST का कलेक्शन हुआ है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो अभी जैसे कि अप्रैल है, जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट मंथ है, उसमें हाईएस्ट एवर जो GST कलेक्शन है वो रिपोर्ट किया गया है 1.67 लाख करोड़ के अराउंड, और इसको हम एक पॉजिटिव सिग्नल ले सकते हैं। इट कैन बी अ गुड न्यूज़ अबाउट रेवेन्यू फॉर पॉलिसी मेकर्स एट सेंटर एंड स्टेट्स,
क्योंकि इससे हम जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं दैट कैन बी ब्रिज्ड, और जो कंपनसेशन सेस ड्यूज है स्टेट के को देना है, जो सेंटर के पास ड्यू है, अभी सेंटर की तरफ से ड्यू है स्टेट को देने के लिए, कंपनसेशन सेस एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि इस पे जीएसटी पे लगता है, और मतलब इसमें जो सेंटर है वो स्टेट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो भी लॉसेस वगैरह से गुजर रही होती हैं जो स्टेट्स। तो ये कंपनसेशन ड्यूज है जो सेंटर को देना है स्टेट को। एक्चुअली सेंटर के पास इनसफिशेंट फंड्स हैं जिसके कारण वो ये ड्यूज है वो क्लियर नहीं कर पा रहा था, बट अब लगता है कि इसको क्लियर वो कर पाएगा। इसके लिए एक मीटिंग कन्वीन करने पड़ेगी जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल की लास्ट मीटिंग सितंबर 2021 में हुई थी, एंड उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो उसको जल्दी से कन्वीन करें और एक डिवाइस किया जाए प्रॉपर मैकेनिज्म से। तो ये जीएसटी का जो कलेक्शन हाई हुआ है तो वो काफ़ी हद तक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। हाउएवर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो ये ग्राफ पे, जीएसटी ग्राफ पे जो फास्टर रिकवरी हमें दिख रही है, क्या वो एक्चुअल में फास्टर रिकवरी है, क्या वो सोल आउटकम है इकोनॉमी रिबाउंड का? नहीं, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, हायर इनपुट क्रेडिट जो नॉर्म्स दिए गए यूनियन बजट में, तो उन सब चीज़ों को भी कंसीडर, उन सब चीज़ों को शायद कहीं ना कहीं हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो डिमांड ऑफ द आवर क्या है कि एक अर्जेंट पॉलिसी एक्शन लिया जाए। ऐसे पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है जो कि इन्फ्लेशन को पिक्चर में ले और फैक्टर्स को भी पिक्चर में ले, और जो कि कंज्यूमर सेंटीमेंट को बढ़ाने में, कंज्यूमर सेंटीमेंट्स को भी ध्यान में रखे, और जो हमें एक रियल टाइम पिक्चर दे कि एक्चुअल में इकोनॉमी का ग्राफ क्या है। और ये मतलब एक्चुअल में हेल्पफुल होगा फॉर फास्टर ग्रोथ एंड ग्रेटर रेवेन्यू। तो इससे हम अच्छा प्रिडिक्शन कर पाएंगे, और हमारी जो मोर इन्वेस्टमेंट की और फास्टर ग्रोथ की और ग्रेट रेवेन्यू की जो होप्स हैं वो भी सिंक इन नहीं होंगी, वो भी वो सारी उम्मीदें भी खाली नहीं जाएंगी, राइट। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो पेज 8 पे ही है, दैट इज़ नो शॉर्ट सर्किट्स। सो दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस GS3 इकोनॉमी पोर्शन। तो ये बेसिकली बात करता है जो अभी EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग से रिलेटेड जो रीसेंट मिसहैप्स हुई हैं, रीसेंट एक्सप्लोजन इवेंट्स हुए हैं, सो उसके रिगार्डिंग ये चर्चा कर रहा है। तो बेसिकली देख लेते हैं कि आर्टिकल में जो ऑथर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर देखा जाए इंडिया में एट प्रेजेंट मोर देन जो 11 लाख EVs हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अब ये सडनली कैसे EVs की तरफ झुकाव हो गया, इसकी कोई रीजंस है, उन रीजंस को समझ लेते हैं। क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनका कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट 89% रिड्यूस हो गया है सिंस 2010। और सेकंड रीज़न क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज कंसर्न है दैट आल्सो मेड द गवर्नमेंट टू प्रमोट द शिफ्ट टू दिस EVs। गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया, इंसेंटिवाइज किया, फंड्स दिए। तो इसके रिजल्ट से इसके मतलब इन सब चीज़ों के होते हुए जो मैन्युफैक्चर है वो EV व्हीकल्स का काफ़ी बड़ा, और इस सेक्टर में जो इंडिजिनस कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी आगे आई, उनका एंगेजमेंट भी इस सेक्टर में इंडिजिनस कंपनीज़ के द्वारा जो बनाना था EVs को वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये था कि कैसे जो EVs हैं, EVs का यूज़ है वो बढ़ गया। अभी इशू है रीसेंट मिसहैप्स और जो एक्सप्लोजन इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि एनवायरनमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स होंगे, क्लाइमेट के जो कंसर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कंसर्न हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, बट जो सेफ्टी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली देयर इज़ नो रूम फॉर शॉडी इंजीनियरिंग, देयर इज़ नो रूम फॉर कटिंग कॉर्नर अप्रोचेस।
सो अगर हम कुछ ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव जैसे कि लॉन्ग टर्म डिवाइस चेंज, जैसे कि अगर हम अभी लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम चेंज कर दें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट या सेफ्टी स्विचेस वगैरह बेटर टेक्नोलॉजी से अगर हम चेंज कर दें, तो ये जो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ये जो चेंज है इसको भी इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो मीन टाइम क्या होना चाहिए हमारे लिए, एक्शंस मेजर्स क्या होने चाहिए या गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो नितिन गडकरी जी हैं हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने बोला है कि वो जल्दी ही इशू करेंगे गाइडलाइंस जो कि इंश्योर करेंगी जो सेफ्टी है वो इन कंप्लायंस हो, जो ईवीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं वो इन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, और जो मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं विद रिगार्ड्स टू दिस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वो अच्छे से मेट हो, अच्छे से उनका ध्यान रखा जाए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो स्टैंडर्ड सेफ्टी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है तो उन सबको वो पास करे, जो व्हीकल्स हैं, जो भी ईवीज़ वो बनाते हैं उन सबको ध्यान में रखा जाए। और अगर हम जो अभी डिफेक्टिव बैचेस की बात करें तो उसको ठीक करने के लिए the manufacturers, the traders, regulators, they should actively work towards recalling the defective batches of this EVs, these electric vehicles। और इस डिफेक्टिव बैचेस को रिकॉल करते हुए ये ध्यान रखा जाए कि जो सेफ्टी है वो जो रिकॉल्ड बैचेस होंगे उनमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनमें सेफ्टी को इंश्योर किया जाए ताकि फिर से कोई भी मिसहैप ना हो। देयर शुडंट बी एनी रिकरेंस ऑफ मिसहैप्स अमंग द recalled batches of the EVs. So this is something that I extracted out of this article। तो ये हो गया है। और इसके अलावा ये कुछ इन्फॉर्मेशन आया था फर्स्ट मे के द हिंदू एडिटोरियल में। ये बेसिकली बात कर रहा है कि बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज कैसे वर्क करती है। लिथियम आयन बैटरीज में बेसिकली जो चार्ज्ड आयन है वो कैथोड टू एनोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट मेजर करते हैं, तो काफ़ी सारा हीट जनरेट हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा अपनी जो एफिशिएंसी लिमिट को रीच कर जाए तो वो थर्मल कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये इसका मैकेनिज़्म है। अब जो हीट प्रोड्यूस होता है हाई टेम्परेचर है या फिर कोई मैकेनिकल अब्यूज़ है या इलेक्ट्रिक अब्यूज़ है जिसकी वजह से हीट कन्वर्जेंस हो रहा है, थर्मल रन अवे हो रहा है ना, तो वो उसके अगर हम बेसिक कॉज करें देखें, ये सब चीज़ें तो है ही। तो इन सब इवेंट्स को, जो मैकेनिकल अब्यूज़ है, इन सब जो इनका जो रिज़ल्ट है थर्मल रन अवे, तो वो भी बेसिकली क्यों हो रहा है, वो हो रहा है कि अगर कोई इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो गया किसके कारण, मैकेनिकल अब्यूज़ के कारण, इलेक्ट्रिक अब्यूज़ के कारण, या ओवर चार्ज कर लिया, ओवर डिस्चार्ज कर लिया, ओवर हीट कर लिया, तो इन सारी इश्यूज़ की वजह से हीट कन्वर्जेंस हो रहा है, हीट बाहर जा रहा है। और देन जब कई बारी सील भी है वो ब्रेक हो जाता है बैटरीज का, फिर वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है और ऑक्सीजन है दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल। ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आ जाता है तो वो फर्दर इस इवेंट को और ज़्यादा ट्रिगर करती है। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट एक्ट्स एज एन अल्टीमेट फ्यूल, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, जो लिक्विड हाईली फ्लेमेबल है, तो वो एक फ्लेम को जो इग्नाइट हो सकता है ड्यू टू ऑक्सीजन, उस फ्लेम को एक्सप्लोजन में भी बदल सकता है। तो इस तरह से जो एक्सप्लोजन इवेंट है वो वर्क करता है, और इसको फायर ट्रायंगल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो ये मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया है। तो विच रेस्ट अपॉन दीज 3 पैरामीटर्स, दैट इज़ फायर, ऑक्सीजन, फायर यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हीट, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट दैट अल्टीमेटली एक्ट्स एज फ्यूल, राइट।
तो ये था फायर प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा डिटेल में फर्स्ट में के आर्टिकल में दिया गया है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें जाके भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की, जो है पेज 10 पे, द डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। सो दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस GS2 सेक्शन एंड पॉलिटी सेक्शन के रिस्पेक्ट में ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली बात किया गया है जो डिबेट रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है एक्चुअली, किसी हिंदी एक्टर के रिमार्क्स की वजह से ये जो कंट्रोवर्सी है, उसने बोला कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी स्पार्क हो गया ओवर द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे हमारा जो नेशनल लैंग्वेज का जो डिबेट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर दिस आर्टिकल 343। दिस इज़ नॉट नेशनल लैंग्वेज बट जो दिस इज़ व्हाट ये है ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक्चुअली इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चला था, क्योंकि जो हिंदी नॉन स्पीकिंग रीजन से थे जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर अपोजिंग दिस आइडिया ऑफ यूजिंग हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और जो प्रोपोनेंट्स थे, दे सॉ दिस इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ एनस्लेवमेंट, और उनका ख्याल था कि इंग्लिश को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट किया जाए। ओपोनेंट्स को ये फियर था कि कहीं हिंदी है वो जो डोमिनेट ना हो जाए हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी एज ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी भी रहेगी, बट इंग्लिश को रखा जाएगा कि सिर्फ एक पीरियड के लिए, 15 साल के कुछ पीरियड के लिए इसको रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट फर्दर डिसाइड कर सकती है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश, यूज़ ऑफ दिस देवनागरी फॉर्म। देन हम बात करते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। जो 8th शेड्यूल है दैट बेसिकली कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द कंट्री, जिसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, जिसको बाद में 22 लैंग्वेजेस बना दिया गया। एंड जो इसमें और जो हमारा आर्टिकल 344(1) है वो प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन बनाया जाए, प्रेसिडेंट एक कमीशन फॉर्म करे जिसमें चेयरमैन हो, मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग दीज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस बोली गई हैं इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं उन मेंबर्स को इंक्लूड करके एक चेयरमैन बना के कमीशन बनाई जाए, और वो हिंदी के प्रचार को हिंदी का प्रचार करें। मतलब वो दे शुड मेक श्योर दैट they should work towards actually the progressive use of Hindi for official purpose of union and for restricting the use of language। और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 351, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है जहाँ पे ये कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी, क्योंकि इट बिकम्स अ मीडियम फॉर एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बट फिर क्या हुआ इन 1965 में प्रोटेस्ट हुए। अब इन प्रोटेस्ट के बारे में जानने से पहले कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया 1963 में, क्योंकि जो 1950 के बाद जो 15 ईयर का पीरियड था फॉर द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द इनिशियल 15 ईयर्स, वो 1965 में पूरा होने वाला था। तो इन्होंने बोला कि इसमें ऑफिशियल इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, जो इंग्लिश का यूज़ है वो कंटिन्यू कर दिया, नॉट विथस्टैंडिंग दैट 15 ईयर पीरियड। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ये बोला था 1959 में, उन्होंने इंश्योर किया था कि जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स।
बट वो जो चीज़ थी, उन्होंने बोला था कि इंग्लिश को रखेंगे, बट वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज इस एक्ट था 1963 में, वह एक्चुअल में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए कुछ स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट होने लगे, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इसका विरोध होने लगा। तो एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री है, उन्होंने बोला कि हिंदी को लैंग्वेज बना लिया जाए। फिर भी नहीं चीज़ें हुए, तो फिर और ज़्यादा एजिटेशन बढ़ा, और फाइनली जो सेंटर को ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड अंडरस्टैंडिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यूज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स फ्रेम किए गए, और ये बोला गया कि ये जो रूल्स होंगे वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट तमिलनाडु। अब एक 3 लैंग्वेज फार्मूला भी है। वो फार्मूला क्या है कि जो सेंटर की एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना कि प्रमोट करना हिंदी के यूज़ को ऑल ओवर द कंट्री, तो सेंटर इंश्योर करता है कि सेंटर के एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है स्पीक ऑफ टीचिंग दीज 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, 1 रीजनल लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, एंड हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज इन जो अदर स्टेट हैं, जो हिंदी नॉन स्पीकिंग स्टेट्स हैं। बट कुछ ही स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, जो स्पेशली तमिलनाडु है, वो इस चीज़ को 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपोज करता है एंड स्टिक्स टू टीचिंग तमिल एंड इंग्लिश ओनली। तो दिस वाज द होल इशू। आई होप आप सबको ये इशू अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हमारे जो मेंस पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट थे वो हो गए। अब हम बढ़ते हैं प्रीलिम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन की तरफ। सो ये एक आर्टिकल था पेज नंबर 10 पे ही। सो दैट वाज टॉकिंग अबाउट द tensions that are happening in Transnistria as a result of this Russia-Ukraine war। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से जो ट्रांसनिस्ट्रिया भी इस इशू में अननेसेसरीली ड्रैग हो रहा है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि एक्चुअली में है क्या, बट इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं करने की ज़रूरत है। इसका लोकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, राइट। अभी समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जो ट्रांसनिस्ट्रिया है वो मोल्डोवा, जो कि एक यूरोप की एक कंट्री है, उससे वो स्प्लिट हो गया था 1992 में, जब सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ था, और इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट है जो वो डिक्लेयर कर दिया था। बट अभी भी जो ट्रांसनिस्ट्रिया है उसको कई लोग हैं, कई देश हैं जो इसको यूक्रेन का पार्ट रशिया का पार्ट मानते हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो रशिया पे डिपेंड करता है अपनी चीज़ों के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। तो अभी ये डर है कि कहीं जो रशिया है वो इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह यूज़ ना करे ले अपने इसको ट्रांसनिस्ट्रिया को, क्योंकि अगर उसने इसको कंट्रोल में ले लिया तो यूक्रेन पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा, और जो मोल्डोवा है वो उस पे भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है वो उसको भी टारगेट कर सकता है। हालांकि जो मोल्डोवा है वो नाटो अग्रीमेंट है जो वो उसका पार्ट बनना चाहता है, बट वो पार्ट नहीं है, तो पता नहीं कि उसके रेस्क्यू के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ आगे आएंगी भी या नहीं। तो यूक्रेन के लिए अगर ट्रांसनिस्ट्रिया को पे कंट्रोल कर लेता है रशिया, तो यूक्रेन के लिए काफ़ी मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। तो अभी ट्रांसनिस्ट्रिया का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए ये कहाँ है, ये मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है ये रीजन, ये ट्रांसनिस्ट्रिया है, राइट। दिस इज़ व्हाट ट्रांसनिस्ट्रिया है ये।
जो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसनिस्ट्रिया है। अभी इसको मैप में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ है। एक बारी वर्ल्ड मैप पे भी देख लेते हैं हम। मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड एरिया है दैट इज़ व्हाट ट्रांसनिस्ट्रिया। तो इसका लोकेशन हो गया। अभी वापस चलते हैं। तो ये तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये ट्रांसनिस्ट्रिया की जो मैप बेस्ड लोकेशन है दैट वाज इम्पोर्टेंट। तो चलिए चलते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, क्यूरोसिटी सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि वेदर फॉरकास्ट करती है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और वो आए दिन न्यूज़ में रहता है अपने वेदर फॉरकास्ट को लेके। आजकल मानसून भी चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है, इसलिए हम आज उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में छोटी छोटी क्या इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जो IMD है ये 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये एक जो गवर्नमेंट एजेंसी है अंडर किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के। और इसके वेरियस फंक्शंस देख लेते हैं। ये मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको प्रिडिक्ट करना, फॉरकास्ट देना, वार्निंग्स इशू करना इन केस ऑफ साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स, रिसर्च करना, जो मेट्रोलॉजी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है उसको पब्लिश करना, अर्थक्वेक्स वगैरह के डिटेक्शन करना। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसकी एक एग्रीकल्चर की एक सेपरेट डिवीजन है जो कि 1932 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स पुणे में है। तो ये याद रखना है, जो IMD के हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है, जो इसकी एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजी डिवीजन है उसके हेडक्वार्टर है पुणे में। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1932, काफ़ी बाद में ये जो था ये 1875 में। तो इसका क्या है कि बेसिकली जो इम्पैक्ट है एडवर्स वेदर का क्रॉप्स पे, तो उसको मिनिमाइज़ करना, उसका जो रिज़ल्ट है एज अ रिज़ल्ट क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो अगर ये हमें प्रिडिक्शंस पता चल जाएंगी तो वो यील्ड पे इफ़ेक्ट कम होगा, एडवर्स इफ़ेक्ट को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा उन चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे। तो एक तरह से हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि फेवरेबल कंडीशन कब रहेगी यील्ड के लिए। तो इसके अंडर भी काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, जैसे कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डिसेमिनेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज, फीडबैक एंड अवेयरनेस ऑफ एग्रोमेट सर्विसेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू दिस एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी फील्ड यूनिट्स। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो इसके अंडर चल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द IMD, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड इसके साथ ही हम वीडियो को यहाँ ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Bye bye. Stay tuned and keep watching Mount IAS.